नेतन्याहू ने एक ऐसी लड़ाई शुरू की है जो कभी खत्म नहीं होगी, और जब खत्म होगी तो केवल सिर्फ और सिर्फ इजरायली लाशों का ढेर मिलेगा। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज का दिन 28 अगस्त 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेस्ट बैंक में लार्ज स्केल इन्वेजन इजराइल ने शुरू कर दिया है। कई दिनों से जो वेस्ट बैंक पे इक्का दुक्का जगह लड़ाइयां होती थी, कभी तुलकरेम में, कभी जेनिन में, और मैंने आपको बताया था ये सब कैसे लिबरेटेड एरियाज बन चुके हैं। और उसके बाद ट्यूबस में, नाबलस में, कलकिलिया में, उधर साउथ जेरूसलम में रमल्ला का जो एरिया है वहां पर हिब्रोन वगैरह सब, ये जो जेरिको, इन सब जगह जो छुटपुट लड़ाइयां चलती रहती थी। और नॉर्थ वेस्टर्न जो वेस्ट बैंक का नॉर्दर्न इलाका है, जहां पर जेनिन है, तुलकरेम है, ट्यूबस है, नाबलस है, वहां तो लिबरेटेड एरियाज हो ही गए थे। आईडीएफ के चेक पॉइंट्स हटा दिए गए थे। पूरे वेस्ट बैंक में आप सोचिए, गाजा को एक तरफ करिए आज, हालांकि गाजा में भी लगातार पैरेलल लड़ाई चलती रही, वो भी हम आपको रिपोर्ट करेंगे, लेकिन वेस्ट बैंक में कम से कम हजारों इजरायली सैनिक इस समय एक बड़ा इन्वेजन कर रहे हैं। हर दिशा से वेस्ट बैंक को घेरा जा रहा है। और आपको बता दें कि 2002 के बाद का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। 2002 के बाद 2002 में लास्ट इस तरह का एक बड़ा ऑपरेशन होता है, यानी 22 साल पहले। और इसको जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने दो नाम दिए हैं, रॉथ ऑफ द फ्री, जो लोग आजाद हैं, आजाद योद्धाओं का मिजाज, आजाद योद्धाओं का खौफ, गर्मी उनका गुस्सा, और उसके साथ साथ हॉरर ऑफ द कैंप्स, कि जो कैंप्स हैं, जो वेस्ट बैंक में कैंप्स हैं, वो एक वहशत का संदेश लेके आए हैं। और वो ये जो वहशत है, ये जो हॉरर है, ये इजरायलियों को ग्रीट कर रही है। और आपको बता दें, जो सच्चाई, जिस तरीके से लड़ाई हुई है उसके बारे में, उसका एक एक डिटेल आप तो जानते हैं। हम जब भी इस तरह की जंग होती है, जंग की खबरों में हम अंदर घुस जाते हैं और उसमें हम एक एक उसकी बारीकियां निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, आप जेनिन देखिए। जेनिन नॉर्दर्न मोस्ट एरिया है वेस्ट बैंक में, और जेनिन में जो हमला हुआ और उसके साथ साथ जो तुलकरेम में हमला हुआ, उसमें आईडीएफ की फोर्सेस ये समझ रही थी कि आमने सामने की लड़ाई में फिलिस्तीनी टिक नहीं पाएंगे। अब इस बारे में हमने आपको कई बार बताया है कि वेस्ट बैंक गाजा से फर्क है। वेस्ट बैंक में उस तरह से टनल्स नहीं है, फैला हुआ इलाका है, उसमें रूरल एरिया बहुत है, उसमें माउंटेन्स भी है, और इस तरीके से जिसको हम लोग सपाट इलाके कहते हैं, मैदानी इलाके, वो बहुत है। तो वहां पर वेस्ट बैंक में जब जिस तरीके से इन्वेजन किया इजरायली फोर्सेस ने, एक बड़े फॉर्मेशन में, कि एक साथ करीब एक उसमें जैसे मतलब एक कोई कंपनी एक लाइन बना के नहीं जा रही, बल्कि एक कॉलम बना के नहीं जा रही, बल्कि लाइन करीब 500 सोल्जर्स की एक साथ अटैक करी, जैसे कन्वेंशनल वॉरफेयर में होता है। उस तरीके से उन्होंने सोचा था कि इतनी बड़ी जो 500-600 इजरायली सोल्जर्स लीड कर रहे हैं, पीछे हजारों हैं, टैंक्स हैं, आर्मर्ड कैरियर्स हैं, शिन बेत के ऑपरेटिव्स हैं, स्नाइपर्स हैं, मतलब जैसे पूरा किसी शहर पे जैसे अटैक होता है, जैसे भी यूक्रेन ने कर्स्क पे किया जो विफल हो गया, या शुरुआत में रशिया ने जिस तरह से यूक्रेन पे अटैक किया था पूरे एक बैटल फॉर्मेशन के साथ, उस तरीके से इजरायलियों ने हमला किया। और उनको ये लग रहा था, उनको ये उम्मीद थी कि इस तरीके के फॉर्मेशन को देख के रेजिस्टेंस फाइटर्स रिट्रीट कर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। और ये ड्रामा किया, ये नाटक जिसको हम लोग मिलिट्री भाषा में फेंट कहते हैं, FEINT, द रेजिस्टेंस फाइटर्स ऑफ द पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फाइटर्स, दे क्रिएटेड अ फेंट। उन्होंने एक छलावा, या उसको कहिए एक मिराज क्रिएट किया, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि उनके जो फाइटर्स हैं, जो छोटी छोटी संख्या में कुछ जगह पर हैं, वो आईडीएफ की इतनी बड़ी फौज को देख के वो पीछे हट रहे। वो पीछे हटते गए और आईडीएफ की फोर्सेस आगे बढ़ती गई। जेनिन और तुलकरेम की बात मैं इस समय खास तौर पे कर रहा हूं, ट्यूबस और नाबलस में फिर आऊंगा। तो जिस तरीके से वो आगे बढ़ते गए, उस तरह से यहां के फाइटर्स पीछे हटते गए। लेकिन जैसे ही देखिए तुलकरेम के एक पूरे इलाके में, अब देखिए, अच्छा, रास्ते में जो हॉस्पिटल्स पड़ते रहे
जो उन पे कब्जा करती रही आईडीएफ की हॉस्पिटल्स पे, जिसने गाजा में उसने किया, हॉस्पिटल्स पे ये कब्जा कर लो तो जो इंजर्ड और जो वुंडेड है वो उनको इलाज ही नहीं मिल पाएगा। और उसकी 1:30 सुबह, 1:30 सुबह यह हमला शुरू हुआ। और उसके बाद देखिए सबसे पहली जो बात थी कि जब अल दम्ज नेबरहुड, सबसे पहले तुलकरेम के अल दम्ज नेबरहुड तक आईडीएफ सोल्जर्स बिना कोई ऑपोजिशन फेस किए आ गए, अल दम्ज के नेबरहुड तक। और जब अल दम्ज वो पहुंचे हैं, और उनके साथ बुलडोजर्स भी थे, क्योंकि बुलडोजर्स जो हैं वो मतलब पूरा डिस्ट्रॉय करते चल रहे थे। क्योंकि देखिए असली मकसद इतना बड़ा जो इन्वेजन वेस्ट बैंक का हुआ है, इसका असली मकसद यह है कि वेस्ट बैंक को खाली कराना, वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से को, और जो ऑस्लो अकॉर्ड्स के भी अगेंस्ट है, जो ऑस्लो अकॉर्ड्स 1993 में जो खुद इजराइल ने साइन किए, जो अभी भी इन अंडर ऑपरेशन, मतलब जो अभी भी ऑपरेटिव है, और जिसके आधार पे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी महमूद अब्बास की वो वेस्ट बैंक पे रूल करती है तथाकथित। वो जो ABC 3 एरियाज में वेस्ट बैंक को बांटा गया, और करीब 18% एरिया जो है वो महमूद अब्बास उस पर डायरेक्टली रूल करता है। और उसके साथ कितनी लड़ाइयाँ फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की अभी हुई पिछले दिनों, हम आपको बताते रहे। फिर बेजिंग में महमूद अब्बास के लोगों और हमास और सब लोगों की मीटिंग हुई, जिसमें यह हुआ कि एक बेजिंग डिक्लेरेशन एक जारी हुआ कि हम एक यूनाइटेड तरह से काम करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी भी पूरी तरह से ये चीज़ लागू नहीं हुई, क्योंकि कई पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो लोग हैं वो इस समय इस इन्वेजन में इजरायली सोल्जर्स की मदद कर रहे हैं, लेकिन वो भी बुरी मौत मारे जा रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि देखिए किस तरह का ट्रैप फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स ने वेस्ट बैंक में बिछाया था, जिसकी आईडीएफ को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आईडीएफ कई बार वेस्ट बैंक में घुस चुका है, लड़ चुका है। लेकिन उसको मैंने आपको ये बात कल कही थी कि अभी तक गुलेलों से, पत्थरों से, मोलोटोव कॉकटेल से और ओकेजनली कुछ राइफल से यहां पर मुकाबला होता रहा है। लेकिन इस बार जैसे अल दम्ज नेबरहुड में जैसे ही आईडीएफ के सोल्जर्स पहुंचे, चारों तरफ से उन पे गोलियां बरसने लगी, क्योंकि वो एक एम्बुश था। और एम्बुश भी कैसा एम्बुश ऐसा था, सुबह उस समय हो रही थी, करीब 1:30 बजे ये शुरू हुआ। तो समझिए कि सुबह 3-4 बजा था, अंधेरा था। उस अंधेरे में अपने कपड़े उतार के, ज्यादातर जो सांवले पैलेस्टीनियंस हैं, अब देखिए इसमें खासियत, जो सांवले पैलेस्टीनियंस हैं उन्होंने कपड़े अपने उतार के वो लेटे हुए थे, वो अंधेरे में घुले मिले थे। और मैंने आपसे जैसे कहा कि जैसे हॉरर ऑफ द कैंप्स की जो वहशत है जो कैंप से उठी, तो अल दम्ज कैंप से एक काले साए उठे, और काले सायों ने आईडीएफ की फोर्सेस को, जो सोफिस्टिकेटेड फोर्सेस हैं, उनको निशाना बना के गोली चलानी शुरू कर दी। उसी समय 6 आईडीएफ सोल्जर्स वहीं खेत रहे, वहीं मारे गए। उसके बाद वो पीछे हटे। उसके बाद जब वो पीछे हटे तो इधर के भी फाइटर्स पीछे हटे। इस समय अब सुबह का वही 4-4:30 बज रहा है। उसके बाद फिर वो आगे बढ़े, फिर उनमें दूसरी घात लगाई गई, और इस तरह से 3 बार आईडीएफ सोल्जर्स ने अल दम्ज में घुसने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए, बाद में पीछे हो गए। और इस समय कम से कम पिछले 7 घंटे से उनके टैंक्स और उनके जो आर्टिलरी है वो गोले बरसा रही है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो इन्फेंट्री है, जिस इन्फेंट्री को अभी तक अल दम्ज को कैप्चर कर लेना चाहिए था, इस तरह की बात देखिए, इस तरह की लड़ाइयों में भारत पाकिस्तान की लड़ाई केवल 14 दिन की थी, जिसमें एक दिन में भारत की सेना ढाका पहुंच गई थी। अब आप बताइए कि अल दम्ज नेबरहुड है, वो कोई शहर भी नहीं है, अल दम्ज नेबरहुड है। उस नेबरहुड पे नहीं पहुंच पा रहे, यानी 4 किलोमीटर का रास्ता वो तय नहीं कर पा रहे हैं पिछले करीब 7 से 8 घंटे में। जो जैसे 3 से 4 बजे शुरू हुआ, तो अभी आप लगा लीजिए वहां पर 4 घंटे पहले का समय है, तो उतनी देर तक अल दम्ज में ये लोग कब्जा नहीं कर पा रहे। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, और इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। आज वादा है आप किसी भी हालत में अंत तक देखेंगे। कमेंट्स मुझे कम से कम 3000 चाहिए इस वीडियोस पे, और मुझे जो इसकी टाइमिंग है 15 मिनट से 20 से 25 मिनट तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें एक एक लड़ाई का बारीकी से हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। तो देखिए अल दम्ज में इस तरह से फंस गए। अब अल दम्ज जो है वो बिल्कुल, जैसे आप देखिए तो एकदम नॉर्थ में जनेन है वेस्ट बैंक के, और तुलकरेम भी नॉर्थ में है, लेकिन थोड़ा वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट।
तो वहां से सीधे इजरायली फोर्सेस जो अंदर घुसती हैं ज़ारता तुलकरेम से घुसती हैं। तो जब तुलकरेम के अल दमज जो नेबरहुड में जब वो फंस गए, तो उधर क्या हुआ कि जेनिन में, जो थोड़ा तुलकरेम के ऊपर है, नॉर्थ में है, वहां पर एक बुलडोजर आईडीएफ का उड़ा दिया गया। और ये जो बुलडोजर उड़ाया गया, इसका जो, अब देखिए, अब ये सब बहुत दूर इलाके नहीं है, कुछ चंद जैसे 30 या 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। तो जो बुलडोजर्स उड़ाए जा रहे थे, जैसे जब यहां पर अल दमज में इन्फेंट्री को रोक दिया, तो उधर जो बुलडोजर्स आगे थे जेनिन में, बुलडोजर्स पे जो एक्सप्लोजिव डिवाइसेस है, खालिद 1 और इस तरह की, और वो उन लोगों ने वहां पर छोड़ी। और उसमें कुछ जगह पहले से माइन भी थी, कुछ जगह जो है माइनिंग, अंदर से उन्होंने बम बिछा रखे थे, जो बम आईडीएफ के बुलडोजर्स पे फट गए। तो उधर जब बुलडोजर्स जब फटने लगे जेनिन में, और इधर तुलकरेम के अल दमज नेबरहुड में जब फंसा दिया इजरायलियों को, तो इससे एक डेडलॉक की स्थिति बन गई। और जेनिन में जो फोर्स इन्वेट कर रही थी, जो इजरायली फोर्सेस की, अगर 2000 लोग इधर थे तुलकरेम में, तो 2000 जेनिन में थे, वो भी वहीं रुक गए, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी दूसरी थी। उनका ये था, हम बुलडोज करेंगे, हम बुलडोजर आगे रखेंगे, उसके पीछे हम कुछ टैंक्स रखेंगे। तो जब बुलडोजर ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो टैंक्स कैसे आगे बढ़ेंगे? बुलडोजर वहां एक्सप्लोड कर गए। उसके बाद टैंक्स जो हैं वो वहां पर स्टॉल्ड है, पिछले 6 घंटे से टैंक्स वहां पर रुके हुए हैं। पूरा आप सिनारियो आप इमेजिन करिए, 2000 सोल्जर्स यहां रुके हैं, 2000 उधर जेनिन में रुके हैं, और जेनिन में फिर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक करके उसने करीब 6 रेजिस्टेंस फाइटर्स को मार भी गिराए, शहीद हो गए 6 रेजिस्टेंस फाइटर्स, लेकिन फिर भी वो डेडलॉक नहीं टूटा। सबसे बड़ी बात है कि वो डेडलॉक नहीं टूटा, और वो जेनिन के अंदर अभी भी इजरायली फोर्सेस एंटर नहीं कर पा रही हैं। उसके बाद देखिए, जो तीसरी बड़ी घटना ट्यूबस में हुई, ट्यूबस में भी यही हुआ कि ट्यूबस में कम से कम 2 बार लगातार जो एक्सप्लोसिव्स छोड़े गए। एक तो अंदर ऑलरेडी माइन था, और अब ट्यूबस में देखिए क्या है कि इधर जेनिन है, इधर तुलकरेम है, इधर ट्यूबस है। आप देखिए इधर, मतलब समझ लीजिए नॉर्थ वेस्ट बैंक के सेंटर में। तो ट्यूबस और नाब्लस वो बहुत पास हैं, करीब 60-70 किलोमीटर का दोनों में डिफरेंस है। तो ट्यूबस में पहले भी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। नाब्लस वही है, बलाता कैंप, ट्यूबस अल्फारा कैंप, जिसके बारे में हम आपको बताते रहे, कई बड़ी लड़ाइयाँ हुई। लेकिन इस बार जो तीसरी फोर्स थी इजराइल, जो तीसरी फोर्स थी, वो भी करीब 2 से 3 हजार थी। उसने पूरा एक चक्कर काटा, और वो तुलकरेम को अवॉइड करते हुए सीधे नाब्लस और ट्यूबस में उसने हमला किया। ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। 1857 में आपको बता दें, जब लखनऊ पे जो फाइनल असॉल्ट अंग्रेजों ने किया था, इसी तरह से किया था। कई जगह से वो घुसे थे, कई जगह से, क्योंकि अंग्रेज लखनऊ में हार रहे थे, 9 महीने से लगातार कोशिश कर रहे थे, वो उनको सफलता नहीं मिल रही थी, तो वो 3 जगह से घुसे, और वो वहां भी फंसा दिए गए, वो अलग बात है। लेकिन यहां जो देखिए हो रहा है कि अब जैसे एक जो तीसरा कंटिंजेंट था, वो यहां से घुस के उसने कोशिश की कि हम सीधे ट्यूबस और नाब्लस पे हमला करें। लेकिन ट्यूबस में पहले से ही माइन था, और उसमें मतलब उसमें अंदर बम बिछा रखे थे, वो बम एक्सप्लोड किए। वहां भी एक बुलडोजर और एक टैंक वहां पर एक्सप्लोड कर गया ट्यूबस में। तो जब वो टैंक एक्सप्लोड कर गया, तो यहां पर भी इन्फेंट्री जो थी, वो आर्मर्ड जो व्हीकल्स हैं उनके पीछे थी, और इन्फेंट्री जो है आगे नहीं बढ़ पाई। और उसके बाद 2-3 बार इन्फेंट्री ने ये सोचा, इस बार जैसे वो उनको खबर लगी कि जेनिन में फंस गए और यहाँ पर तुलकरेम में फंस गए, तो उन्होंने कहा चलो ट्यूबस में हम लोग रेड करते हैं, कुछ इन्फेंट्री रेड करे, एक छोटा हिस्सा इन्फेंट्री का जाए, रेड करके गोली चला के आ जाए। तो ये इस जब कोशिश में गए, तो यहाँ वो एम्बुश हो गए, और इस एम्बुश में, ये तो दिन में एम्बुश हुआ था, करीब 11 बजे दिन में, जो फिलिस्तीनी टाइम है, उस समय ये एम्बुश हुआ। और वहाँ और इस एम्बुश में भी जो फिलिस्तीनी थे, इस समय उन्होंने दिन का इस्तेमाल किया। जैसे जो सांवले और काले फिलिस्तीनी हैं, उन्होंने रात में वो साए बन गए, उसी तरीके से जो गोरे फिलिस्तीनी हैं। अब ये देखिए, ये जीनियस, ये बिल्कुल जीनियस, आई मीन इट्स अ स्ट्रोक ऑफ जीनियस, कि उसमें जो वो दिन में पूरा एक उन्होंने अपना गेटअप चेंज कर लिया। वो बिल्कुल इजरायली फोर्सेस की तरह दिख रहे थे, और दिन में उनको इजरायली फोर्सेस को लगा ये तो हमारे ही लोग हैं, और उन्होंने वहां पर गोली चलानी शुरू कर दी। पहले से ट्रैप था,
तो ये जो ट्यूबस में भी एक बड़ा एम्बुश हो गया। तीसरी जगह देखिए फेलियर रहा। उसके बाद नाब्लिस में भी इसी तरीके से एक ड्रोन से अटैक पहले शुरू। जब उन्होंने देखा कि 3 जगह अटैक फेल हो गया है तो नाब्लिस में उन्होंने ड्रोन से अटैक शुरू किया। और ये जो ड्रोन का अटैक था, ये क्योंकि वहां सफल हुआ था जेनिन में, 6 लोग वहां मारे गए थे, शहीद हुए वहां पर रेजिस्टेंस फाइटर्स, तो इनको लगा कि नाब्लिस में भी ऐसी होगा। लेकिन नाब्लिस में मशीन गन से एक दूसरी तरह की तैयारी थी और उन मशीन गन्स को जो पैरापेट्स हैं, इस तरह के आर्टिफिशियल पैरापेट्स बनाए हुए थे जिन पे मशीन गन रख के चलाते हैं। और इजरायली फोर्सेस को वो समझ में बात नहीं आई कि पैरापेट जो है वो मान लीजिए किसी एम्बैंकमेंट पे बनता है या आपने कुछ ट्रेंच आपने खोदी हो, वहां पर आप पैरापेट बनाते हैं। लेकिन ये एक ओपन पैरापेट्स थे जो कि एक टेक्निकल चीज है। और इनको जो है वो जो इजरायली फोर्सेस आगे बढ़ रही थी नाब्लस में, वो ये समझ ही नहीं पाई कि इन पैरापेट्स में के पीछे मशीन गन है। उन्हें लगा कि कोई कंस्ट्रक्शन हुआ था यहाँ कभी और एबंडन घर हैं, कि बहुत सारे ऐसे पूरे फिलिस्तीन में पड़े हैं कि कई जगह कंस्ट्रक्शन शुरू किया, किसी कोई इजरायली सेटलर ने शुरू किया, फिलिस्तीनी ने शुरू किया, फिर छोड़ दिया। इस तरह से बहुत सारे उसमें, तो उनको लगा उस तरह की चीज। लेकिन उसके पीछे सोल्जर्स हैं, उसके पीछे एक बड़ी हैवी मशीन गन है, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में होती थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर आप देखिए तो जो एक पूरी जो कई फिल्म्स बनी हैं उनमें आप देखिए जो डी डे इन्वेजन हुआ था, उसमें जब एलाइड फोर्सेस जब नॉर्मंडी के बीच पे 1944 में जब वो लैंड की थी, फ्रांस उस समय हिटलर के कब्जे में था, तो वो आगे बढ़ी थी। तो उसकी आप फिल्म देखिए तो उसमें पूरा मतलब जो जैसे बड़ी बड़ी मशीन गन्स जो थी वो पूरा रोकती हैं कि वो तर गोलियां चलाती हैं और वो जो आगे से आ रही हैं फोर्स उनको रोकती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ये टैक्टिक्स थी। वियतनाम वॉर में इस टैक्टिक्स को छोड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद कुछ जगह जैसे इराक वॉर में या अफगानिस्तान में अमेरिका ने उसको फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो वहां के गुरिल्ला फाइटर्स के खिलाफ वो उस तरह से काम नहीं आई। यहां पर फिलिस्तीनियों ने उसको यूज किया इजरायलियों के खिलाफ, और इजरायली इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको यह था कि अभी तक फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के पास स्मॉल आर्म्स हैं, छोटे आर्म्स हैं उनके पास इस तरीके की हैवी मशीन गन नहीं है जो घंटों जो है फायर कर सकती है और एक पूरी की पूरी फौज को रोक सकती है। और इस बार इजरायली और भी फंस गए, और ये मैं आपको खास तौर पे नाब्लस की बात बता रहा हूं, क्योंकि कुछ जो इजरायली बलाता कैंप में पहुंचे भी, वहां उनको एक दूसरी हैवी मशीन गन मिली जो वहां पर लगातार फायर कर रही थी। तो इस तरीके से देखिए प्लानिंग जो है वेस्ट बैंक के रेजिस्टेंस की प्लानिंग। और जहां तक प्लानिंग की बात आपको बता दें, कल फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की एक बड़ी मीटिंग हुई थी खुले में, जिसका वीडियो आया है, उसमें अबू आला जो कि सबसे सीनियर कमांडर वेस्ट बैंक के हैं और करीब उनकी 70 साल की उम्र है, हाथ में मशीन गन लेके बिल्कुल जवान आदमी की तरह वो खड़े थे और उन्होंने पूरा भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सारे फैक्शंस यूनाइटेड हैं, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, हमास, PFLP, DFLP, सब मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट, इस्लामिस्ट सब यूनाइटेड हैं, डेमोक्रेट सारे जितने भी विचारधाराएं संभव हो सकती हैं जो साम्राज्यवाद विरोधी हैं, वो सब एकताबद्ध हैं और वो सब उनके सब के हाथ में हथियार हैं। और अबू आला के पीछे कम से कम हजारों फाइटर्स खड़े थे, आप देख सकते हैं वीडियो में, सैकड़ों नहीं हजारों। तो पूरी जो ये तैयारी थी, ये देखिए इस तरह के सीनियर कमांडर्स जो कि यहिया सिनवार के डायरेक्ट टच में हैं, और वहां से पूरे इंस्ट्रक्शन जिस तरह से आए और जिस तरह से पूरी सजावट हुई, और भी जो अबू आला के अंडर जो और बड़े बड़े जो कमांडर्स मतलब जो अलग अलग फैक्शंस के कमांडर्स थे, उन्होंने अपनी अलग अलग जगह उनको रणनीति के तहत उनको पोस्ट किया गया। तो देखिए हमने जेनिन से शुरू किया, तुलकरेम पे आए, ट्यूबस पे आए, नाब्लस पे आए, तो ये देखिए लगातार। उसके बाद अल खलील भी नॉर्थ वेस्ट बैंक में। अब अल खलील में की जो पूरा इलाका है, वहां पर एक मार्श पड़ता है, एक दलदल जैसी जगह, मतलब जिसको हम लोग दलदल नहीं कहेंगे क्योंकि दलदल में तो क्विक सैंड होता है, उसमें तो आदमी सीधे अंदर घुस जाता है। लेकिन जैसे फिसलन जो होती है मार्शेस की, उस तरीके की जैसे खाड़ी कह लीजिए उसको, खाड़ी भी सही शब्द नहीं है, खाड़ी तो खैर समुद्र के पास हो गई, लेकिन जो मार्शेस होते हैं उनमें जिसमें स्लिपरी होते हैं, वहां पर एक ट्रैप
अल खलील में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स ने लगाया हुआ था, और इजरायली सोल्जर्स को उन्होंने ल्यूर किया। एक छोटा हिस्सा पहले फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को फायर करके भागा। जब इजरायली फोर्सेस ने पीछा किया तो वो उस दलदल में फंसे और वहां पर उनके पैर स्लिप करने लगे। वो ऐसा कोई डीप दलदल नहीं था कि उसमें आप अंदर समा जाएंगे, नहीं, लेकिन उनके पैर स्लिप कर गए। जब पैर स्लिप कर गए तो एक के बाद एक आप सोचिए जो वहां पर धाड़ धाड़ धाड़, मतलब कम से कम दर्जनों आईडीएफ सोल्जर्स जब गिरने लगे पैर स्लिप होने से, अभी गोली नहीं चली है, अभी केवल पैर स्लिप हो रहा है, तो वहां पर जो उनके पीछे फोर्सेस थी ऑब्वियसली वो चौकन्नी हो गई। उनको लगा कि कोई बड़ा ट्रैप ना हो, लेकिन उस समय तक कोई गोली नहीं चली। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने जो आईडीएफ के सोल्जर्स ऐसे स्लिप होकर गिरे थे उनको उठने दिया, उनको वापस फॉर्मेशन में आने दिया, फिर वो फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़े, तब गोली चलाई। लेकिन तब उस समय तक जो खेल था वो हो चुका था। एक बड़ा हिस्सा जो एडवांस गार्ड था, जिसके साथ देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं इसके पीछे की जो रणनीति है, जो साइकोलॉजी है। जब ऐसे ओपन फोर्स अटैक करती है तो जो एडवांस गार्ड होता है, जो चार्ज करता है, अभी इजरायलियों ने चार्ज किया अल खलील में, अब जो चार्ज करता है वो अगर एडवांस लाइन ही गिर जाए, अब आप सोचिए ये जो चार्ज वाला पूरा एलिमेंट है ये 19वीं सेंचुरी में था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक था, उसके बाद काफ़ी कम हुआ, लेकिन अभी फिर से वो रिवाइव हो रहा है। क्योंकि जहाँ एक आपको बड़े बड़े, जैसे अभी ये था कि भाई जैसे गाजा में तो क्योंकि टनल्स हैं और अंडरग्राउंड वॉरफेयर है तो वो ऊपर से हवाई फायर इजराइल एयर स्ट्राइक्स करता है, लेकिन वेस्ट बैंक जैसी जगह पे जहाँ उसको ये उम्मीद है कि यहाँ छोटी स्ट्राइक करके हम जीत सकते हैं, वहाँ पर अभी भी वो चार्ज वाले फॉर्मेशन में जो 19वीं सेंचुरी में जैसे सोल्जर्स चार्ज करते थे उस तरह की स्थिति अभी भी इजराइल की थी, और इस चीज़ को फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस समझ रहा था। तो अब लेकिन इसमें क्या होता है कि जब चार्ज करते हैं सोल्जर्स तो आगे की लाइन और आगे के दो लाइन अगर वहां मतलब वो मरी भी नहीं, कोई अगर उनको गोली भी लगती तब भी एक बात होती कि जो पीछे की लाइन है उनमें एक उन्माद पैदा होता कि देखो आगे वाले मारे गए, अब हम चार्ज करेंगे, लेकिन आगे वाले फिसल के गिर गए। अब बताइए कितना बड़ा ये खेल है, इसमें बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बिल्कुल बेवकूफ बना दिया। और कल मैंने जो शब्द यूज किया था, मतलब एकदम उनको एकदम संट हो गए। और ये जो हम लोग के एक अवधि में है शब्द संट, तो एकदम या एक और शब्द है सनाका खा गए, जो पुरानी अवधि है सनाका खा गए, और ऐसे सनाका खाए कि उसके बाद वो चार्ज ही नहीं कर पाए। और जब वो बहुत ही वीक एक पोजीशन में जब उन्होंने चार्ज किया तो उसके बाद सीधे फिलिस्तीनी फाइटर्स ने दोनों तरफ से गोली चला दी। केवल 11 फिलिस्तीनी फाइटर थे, उधर करीब 500 इजरायली फोर्सेस ने ये अल खलील में अटैक किया था, 400 से 500, और उनके साथ शिन बेत के लोग थे, उनके साथ स्नाइपर्स थे जिन्होंने कोशिश की कि अल खलील के डिफरेंट एरियाज में घुस के और घरों पे कब्जा कर ले। वहाँ पर घरों के अंदर से वहाँ पर लोगों ने वहाँ गोली मारी, वहाँ पर भी रेजिस्टेंस फाइटर्स बने थे कि कोई स्नाइपर की पोजीशन ही नहीं बनने दो। स्नाइपर की पोजीशन अगर बनने नहीं दोगे तो उसके बाद वो जब भाई स्नाइपर को एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट चाहिए, उसको एक ऐसी जगह चाहिए जहां वो देर तक रह सकता है, क्योंकि स्नाइपर का काम होता है देर तक एक जगह रहना और धीरे धीरे करके एक एक करके मारना। तो जब उसको एक ऐसा कोई आउटपोस्ट बनने नहीं दिया तो उसके बाद एक अल खलील की लड़ाई भी बुरी तरीके से संकट में फंस गई। और फिर देखिए, जो आप सोचिए कि कम से कम 1000 से ऊपर, आज के दिन 1000 से ऊपर इजरायली सोल्जर्स इंजर्ड हुए। बेथलेहम में क्या हुआ, बेथलेहम में वहां पर भी इस तरह से अटैक हुआ जो कि जेरूसलम के पास है। वहां पर ऐसा लगा इजरायली फोर्सेस को कि वो सफल हुए हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है वो एक शहरी इलाका है। अब वहाँ पर पत्थर, पुराने तरह के पत्थर लगे हैं, और उस तरह से जैसे जो पेबल्ड स्ट्रीट्स होती हैं उस तरह की बेथलेहम की स्ट्रीट्स हैं। तो उसमें इजरायली सोल्जर्स आदि भी हैं, कई बार वो वहाँ पर ट्रेन भी कर चुके हैं कि पेबल्ड स्ट्रीट्स पर कैसे दौड़ना है। तो वहाँ उन लोगों ने दौड़ की कोशिश की, लेकिन उसमें क्या हुआ, उसमें फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने उनको आगे आने दिया। उधर एक सेटलर्स के एक जूविश सेटलर्स के गांव पे हमला कर दिया बेथलेहम में। और जब जूविश सेटलर्स के गांव पे हमला किया और उसके पहले एक बस रोकी, और बस रोक के वहां पर 3 लोगों को मारा, और जान से नहीं मारा, घायल किया। उसके बाद एक जो सेटलर्स का गांव है उस पर हमला कर दिया। जब उस पर हमला हुआ
तो वो जो सेटलर्स थे उनके पास भाई वो तो उम्मीद कर रहे थे कि ये तो इन्वेजन है, इसमें तो आईडीएफ की जो फौज है वो बिल्कुल खत्म कर देगी रेजिस्टेंस को। लेकिन सेटलर्स को क्या पता था उनके ऊपर आज, इसलिए वो उस तरह से तैयार भी नहीं थे। हालांकि उनके पास हथियार, हर सेटलर को हथियार दिए इजरायली सेना ने, वो पैरामिलिट्री फोर्स है। लेकिन ये जो सेटलर्स थे ये कुछ तैयारी में नहीं थे। जब इन पे अचानक अटैक हुआ तो उसके बाद ये लोग भागने लगे, पूरा का पूरा गांव खाली हो गया। और आईडीएफ के लिए क्राइसिस हो गई कि हम इधर इन्वेजन करें बेथलेहम में कि उधर हम सेटलर्स को बचाएं। और बेथलेहम में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेथलेहम में जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद है, जिस अल अक्सा मस्जिद में बेन गिवर घुस के ये ऐलान कर चुका है कि हम इसको एक जूइश टेंपल बनाएंगे। ये बेन गिवर ऐलान कर चुका है। और उसके जवाब में आज लेकिन जो बात हुई, जब ये सब घटनाएं हो रही हैं बेथलेहम में, जब सेटलर्स को दौड़ाया जा रहा है, जब इजरायली फोर्सेस कंफ्यूज्ड हैं, बीच में फंसी हुई हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करें, उस समय फिलिस्तीनियों ने वहां पर नारे लगाए। उस समय मेगाफोन से ये संदेश दिया कि जिस तरह से 2001 में जीवी नाम का एक इजरायली मिनिस्टर था, जीवी ZEEVI, उसने ये बात कही थी कि हम अल अक्सा मस्जिद को जूइश टेंपल में कन्वर्ट कर देंगे। उसका असैसिनेशन मेरे ख्याल से 18 अक्टूबर 2001 को उसका असैसिनेशन हो गया था। तो मेगाफोन से ये कह रहे थे कि तुम आईडीएफ सोल्जर्स को, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के फाइटर्स, कि तुम जाओ अपने आका बिन गिवर के पास, उसका बहुत जल्द उसका वही हाल होगा जो जीवी का हाल हुआ है। और जीवी को मारने के बाद उसको ट्रक से उसकी लाश बांध के पूरे एरिया में, उस समय जेरूसलम के पास एक एरिया था, वहाँ पर उसकी लाश जो है जीप में बांध के फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने घुमाई थी। और यही उन्होंने कहा कि बेन गिवर को भी हम इस तरह से कुत्ते की तरह घुमाएंगे, जैसे जानवरों को मारने के बाद घुमाया जाता है, बांध के घसीटते हुए ले जाया जाता है, उस तरह से बेन गिवर को हम घसीट के मारेंगे। इससे बड़ा ह्यूमिलेशन इस पूरी बात से कम 2 जो प्लेटून्स थे आईडीएफ के वहाँ पर बेथलेहम में, उनके जो कमांडर्स थे, उनको समझ, क्योंकि वो अपना गोली चला रहे हैं, गोली कहीं लग नहीं रही है, क्योंकि जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं वो उस गांव में घुसे हुए हैं। उस गांव में अगर आप जाओगे तो यहाँ के एरिया छोड़ दोगे, यहाँ से भी गोलियाँ, मतलब शहर में जहाँ पर पेबल स्ट्रीट है वहाँ से भी गोलियाँ चलने लगी हैं। तो कितने फ्रंट पे, तो ये जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने किया कि एक साथ उसने, मतलब आप सोचिए, एक मल्टी फ्रंट लड़ाई आईडीएफ ने शुरू की वेस्ट बैंक में, और उस मल्टी फ्रंट लड़ाई को एक मल्टी प्रॉन्ग फ्रंट में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने बदल दिया कि जितने फ्रंट आईडीएफ ने क्रिएट किए अलग अलग, जेनिन, तुलकरेम, नाब्लस, ट्यूबस, अल खलील, इसने उससे ज्यादा फ्रंट उन्हीं जगहों पर, उससे ज्यादा फ्रंट आईडीएफ ने खोल दिए कि तुम अगर चलो यहां से भी आ रहे हो, वहां से भी आ रहे हो, तो अगर तुम यहां से आ रहे हो और वहां से भी आ रहे हो, तो यहां से तुम आओगे तो यहां तुम्हारे, हम 4 बार 4 तरफ से तुम पे हमला करेंगे, या 4 फ्रंट खोल देंगे। 4 मतलब 4 तरफ से हमला केवल नहीं, 4 फ्रंट। 4 फ्रंट का मतलब है कि जैसे एक तरफ से हमला किया तो उसके बगल में एक जगह और लड़ाई शुरू हो गई, उसके बगल में, क्योंकि हर जगह जूइश सेटलमेंट्स है, तो उन्होंने वहां गोली चलानी शुरू कर दी, तो वो एक फ्रंट हो गया ना। तो पूरा आईडीएफ बिखर गई। उसको ये लगा कि हमें इसको, क्योंकि ये, एंड दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ द प्लान। So basically what happened was that the Palestinian resistance, they broke the back of the Israeli West Bank plan, the whole military plan, the whole military plan of the IDF. The resistance was able to break that plan. और उसको टुकड़ों में जो तोड़ के उन्होंने जिस तरीके से एक, तो आईडीएफ को लगा कि अरे यार, ये तो मतलब आप बताओ कि हमें एक जगह ट्रेनिंग दी गई थी, ऑर्डर दिया गया था कि यहाँ पर हैं, यहाँ पर हम मारेंगे, और उधर जेनिन के लोग अपना काम कर रहे हैं, तुलकरेम में जो आईडीएफ घुसी वो अपना काम कर रही होगी, सब जगह लेकिन फंसी है। और यहाँ भी जाके फंस गए वो बेथलेहम में। जब बेथलेहम में फंस गए तो रमल्ला वगैरह में जो आईडीएफ की फोर्सेस थी, वो उनको भी जब ये खबर पहुंची कि बेथलेहम में इस तरीके से फंस गए हैं आईडीएफ की फोर्सेस, तो वो वहाँ की तरफ भागी। और जब वहाँ की तरफ भागी तो उनको दूसरा नज़ारा दिखाई पड़ा, क्योंकि रमल्ला से ही आईडीएफ सोल्जर, ये जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस है, इसने पीछा करना शुरू कर दिया था, और ये पीछे से ये मारना शुरू किया इसने। उसमें कई आईडीएफ के सोल्जर्स घायल हो गए। आप बताइए, पहले ही दिन की लड़ाई में 1000 से 2000
आईडीएफ के सोल्जर्स घायल हुए, कितने मारे गए, वो तो लाशें जब लाश गिनने का समय होगा तब आप तय करेंगे ना कितने मारे गए। लाश ही नहीं गिन पा रहे हो, आईडीएफ के सोल्जर्स खुद लाश नहीं गिन पा रहे हैं। रेजिस्टेंस ने कम से कम ऐसी 35 घटनाएं उन्होंने पब्लिश की हैं जिसमें उन्होंने लगातार कहा है कि हमने मारा है। मतलब अब आप सोचिए कि जैसे पूरा जो अब जैसे अल फरा में उन्होंने एक घटना दी कि हमने कुछ आईडीएफ सोल्जर्स के हमने नेक काट दिए, नेक को तोड़ दिया। अब नेक को तोड़ने का मतलब ये नहीं कि मतलब यहां से पूरा नेक को तोड़ने का मतलब है कि जो आगे का पार्ट है उसको हमने पूरा उसको घुमा दिया, वो पूरा की पूरे वो पूरी तरह से घूम गया। उसके बाद then we opened the machine guns which led to the cutting down of at least 70 soldiers। अब ये देखिए, अब ये एक खबर आई, उसके बाद दूसरी खबर आती है, और अभी हम गाजा पे तो आई नहीं है, उसके बाद दूसरी खबर आती है कि जो मनशिया एक्सेस है तुलकरेम में, उसमें एक मिलिट्री बुलडोजर को उड़ा दिया गया। उसके बाद एक खबर आती है अल फरा कैंप से फिर से ट्यूबस में कि यहां पर एक हमने कुछ आईडीएफ सोल्जर्स घुसे थे, हमने फिर से उनको मार गिराया है। एंड उसमें उन्होंने एक सवाल किया, डिडंट वी टेल यू, हमने कहा नहीं था कि हम ये करेंगे। उसके बाद देखिए इब्न अल उथैमिन जो स्कूल है ये खान यूनिस में। अब ये देखिए गाजा में इधर जब ये लड़ाई चल रही है वेस्ट बैंक में, तो गाजा में एक अलग फ्रंट खुला हुआ है, और गाजा में आज कम से कम 11 जगह आईडीएफ सोल्जर्स पे अटैक हुआ है। और ये पूरा टाइम था और ये प्लान था। जब इधर वेस्ट बैंक में जब शुरू हुआ तो ऐसी बात नहीं थी कि आईडीएफ की फोर्सेस गाजा छोड़ के वेस्ट बैंक जाना था, इसलिए नहीं, ये दिखाने के लिए कि ये दिन आज का फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के नाम है, इसलिए फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने गाजा में भी कई जगह, जैसे अभी देखिए खान यूनिस में अल सत्तार अल शर्की एरिया है, इब्न अल उथैमिन स्कूल है, वहाँ पर यहाँ पर सीधे सीधे मारा इजरायली फोर्सेस को। उसके बाद उधर अल फरा से फिर तीसरी खबर आई, तीसरी या चौथी खबर, मैं तो काउंट ही भूल गया हूँ, चौथी खबर आई कि फिर से अल फरा कैंप में मारे। उसके बाद फिर खान यूनिस से खबर आई कि जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर लोग मारे गए हैं, वहाँ इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं। उसके बाद देखिए अब वो वही जो मैं आपसे कह रहा था, सेटलर्स जो बेथलेहम में जिस गांव पे अटैक किया था, वहां से जब सेटलर्स भागने लगे तो कुछ फिलिस्तीनी युवाओं ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी, रन ओवर ऑपरेशन कर दिया। रन ओवर ऑपरेशन में 7 जो जूइश सेटलर्स हैं वो घायल हो गए। अब ये देखिए कितनी मतलब बड़े क्षेत्रफल में पूरी लड़ाई हो रही है। गाजा, वेस्ट बैंक, मतलब अगर आप पूरा रेडियस इसका देखिए गाजा और वेस्ट बैंक के बीच का, और ये बीच में इजराइल पूरा आता है, तो आप देखिए कि जो कम्युनिकेशन है वो कैसे हो रहा है। और आप ये देखिए कि ये जो साइमल्टेनियस घटना है ऑलमोस्ट पैरेलल गाजा और वेस्ट बैंक में घटित हो रही हैं, ये कैसे हो रही हैं, ये संभव कैसे है। उसके बाद देखिए तुलकरेम में फिर आई अल दम्ज से खबर कि फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की आईडीएफ ने, फिर मार गिराया। फिर अल फरा से खबर आई, फिर उसके बाद गाजा से खबर आई कि ट्रायंगल एरिया जो अल जैतून का है, जिसमें अल सिक्का स्ट्रीट है, वहां पर एक एम्बुश हुआ है जिसमें इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं। उसके बाद देखिए फिर जो बेथलेहम में जब आईडीएफ सोल्जर्स ने देखा कि जूविश सेटलर्स के गांव पे हमला किया है पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फाइटर्स ने, तो उन्होंने भी एक पैलेस्टीनियन सेटलर्स के गांव में घुस गए, वहां पर कुछ लोगों को एब्डक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये उनके मिशन में था ही नहीं। उनके कमांडर्स कहते रहे कि ये हमारे मिशन में ही नहीं है, इससे ये एक ट्रैप भी हो सकता है, और ट्रैप था वो, क्योंकि जब वो उन पैलेस्टीनियंस को एब्डक्ट करके ले जा रहे थे तो उसी पे रास्ते में उन पे हमला हो गया। जिनको वो एब्डक्ट करके ले जा रहे थे वो छूट गए, और उसमें भी आईडीएफ सोल्जर्स कई घायल हुए या मारे गए। फिर आप देखिए नूर शम्स कैंप जो कि अल दम्ज के पास ही है, नूर शम्स कैंप तक कुछ आईडीएफ के सोल्जर्स ने सोचा कि हम एक मतलब मेन फोर्स को छोड़ के एक कमांडर को आइडिया है कि हम इस तरह से घूम के जाएं और सीधे नूर शम्स कैंप पे हमला करें, क्योंकि रेजिस्टेंस के फाइटर सोच रहे हैं कि अल दम्ज नेबरहुड में हमको फंसा के रखा हुआ है,
तो हम अगर सीधे नूर शम्स कैंप पहुंच जाएं, चाहे छोटी फोर्स पहुंचे, तो ये एक सरप्राइज एलिमेंट होगा, लेकिन उसके लिए वे तैयार थे। अब आप सोचिए, ये इसका मतलब ये है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक दूसरे जो वाली जो यहिया सिनवार वाली खबर जो मैंने आपको बताई कल, कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स में एक 25 अगस्त का आर्टिकल यहिया सिनवार पे आया, और एक इंग्लैंड में भी आया, और हास्यास्पद आर्टिकल था कि वो हम बस पकड़ने वाले थे, कॉफ़ी गर्म थी, मतलब इस टाइप का। तो उस न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में एक बात थी, उन्होंने एक लाइन थी जिसमें लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वो लाइन ये थी कि हमास के पास आईडीएफ के जो मूवमेंट्स हैं उसकी एक्सेलेंट नॉलेज है। इसका मतलब ये है कि जो लंबे समय से यहिया सिनवार जो 15-20 साल जेल में रहे, और उसके बाद निकल के जिस तरीके से उन्होंने, उनको हिब्रू आती है, जिस तरीके से उन्होंने पूरा जाल बिछाया है और इन्फॉर्मेंट्स का, प्लस बहुत सारी जगह इन्फॉर्मेंट्स की भी ज़रूरत नहीं, बहुत सारी जगह केवल स्टडी, ये दिमाग होता है कि आप अपने दुश्मन को कितना जानते हैं नज़दीक से, और वो वही जान सकता है जो उनके साथ रहा है, चाहे उनकी कैद में रहा हो, लेकिन रहा है, उसने ऑब्जर्व किया, एक एक चीज़ उसने ऑब्जर्व की है, तो वो जानता है कि एक ऐसी परिस्थिति में ये लोग कैसे रिएक्ट करें। क्योंकि भाई थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में, लेकिन एक आर्मी की मेंटालिटी एक जैसी होती है, भेड़िया धसानी तो होता है उसमें, और स्पेशली इजरायली आर्मी। और उधर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने अपनी यूनिट्स को इम्प्रोवाइज करने का और क्रिएटिव होने की पूरी छूट दे रखी है। तो उसके जो फाइटर्स हैं फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के, वो भी डिसिप्लिन में है, वो भी हायरार्की में है, लेकिन उनके पास एक दूसरी तरीके से उनके पास एक क्रिएटिविटी का रूम है बहुत बड़ा, जिस क्रिएटिविटी के रूम को मैंने बताया आपको कैसे उन्होंने यूज़ किया, अलग अलग जगहों पर उन्होंने किस तरीके से उसको यूज़ किया। उसके बाद आपको बता दें कि स्थिति वेस्ट बैंक में इस समय यह है कि इजरायली फोर्सेस का जो पूरा ऑफेंसिव है वो हॉल्ट हो गया है, वो रुक गया है। उनकी जो कोशिश थी कई जगह से हमला करके, जैसे मुझे याद आ रहा है 14 सितंबर 1857, जब दिल्ली में अंग्रेज़ों ने अटैक किया था, और कश्मीरी गेट से लाल किले का रास्ता केवल 3 किलोमीटर था, और 8 दिन लगे थे, 8 दिन कश्मीरी गेट से लाल किले पहुंचने में। और इतने अंग्रेजी जो मतलब ब्रिटिश फोर्सेस इतनी मारी गई थी कि 12,000 फोर्स एंटर की थी दिल्ली, और जब लाल किला वो पहुंची तो केवल 2,000 बच गए थे। तो ये देखिए पूरी जो एक सिचुएशन है, इजराइल को इससे भी बुरी हार, क्योंकि उस समय तो बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, उस समय कन्फ्यूजन था, भारतीय सेनाएं जान ही नहीं पाई कि वो जीत गए लड़ाई, अगर काउंटर अटैक हो जाता तो वो जीत जाती दिल्ली। लेकिन उस समय बहुत सारी ऐसी बातें हो गई, कुछ घर के भेदिए थे बड़े बड़े, कुछ बहादुर शाह जफर के कोर्ट में भी ऐसे भेदिए थे। लेकिन यहाँ पर तो एक अलग तरीके से पूरी रणनीति बनी है। यहाँ गाजा फ्रंट खुला हुआ है, उधर लेबनान अलग मार रहा है, लेबनान ने फिर से आज कम से कम 4 से 5 जगह मारा है। तो ये देखिए एक नए उसके साथ, ये वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने इसको देखा। बहुत ज़रूरी था, अगर हम समग्रता में ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताते तो पूरी पिक्चर, जो वॉर की पिक्चर है, जो एक वीडियो में दिखाते हैं आपको लोग पूरा सीन्स के साथ, वो मैंने आज आपको बताया है, एक दास्तान की तरह बताया है, और एक सच्ची दास्तान जिस तरह से आंखों के सामने घटित हो रही है। और कल मैं फिर आपके बीच आऊँगा, हो सकता है मैं ये वेस्ट बैंक की लड़ाई इस तरह से ही आगे बढ़ती रही तो हो सकता है कि मुझे पहले एक वीडियो और बनाना पड़े, और उसके बाद जो दूसरा 9 बजे वाला वीडियो है वो बनाऊं। तो इस पूरी उसमें आपका मैं इसमें बहुत बहुत फिर से अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी पेशेंस दिखाई। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।